दोस्तों, आज आप सुनेंगे सस्पेंस थ्रिलर स्टोरीज और नॉवेल्स की क्वीन अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही मशहूर नॉवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोयड हिंदी में। अध्याय 1। 16 सितंबर यानी बृहस्पतिवार की रात को मिसेस फेरर्स की मौत हुई। शुक्रवार 17 तारीख की सुबह मुझे वहां बुलाया गया। मेरे लिए वहां करने को कुछ नहीं था। उन्हें मरे हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। जब मैं वहां से लौटकर घर आया तो 9 बज चुके थे। मैं घर के भीतर दाखिल हुआ और कुछ देर हॉल में ही बैठा रहा। मैं मन ही मन बहुत ही परेशान और बेचैन था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ दिन बहुत ही हलचल से भरे होने वाले हैं। तभी हॉल के साथ में बने डाइनिंग रूम से मेरी बहन कैरोलिन के खांसने की आवाज मुझे सुनाई दी। वो उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी है और उसकी एक बहुत ही खास बात यह है कि वो बिना घर से बाहर पांव रखे भी पूरे गांव में घटने वाली तमाम बातों की जांच पड़ताल कर सकती है। मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा करती कैसे है, लेकिन सच्चाई यही है। कई बार मुझे लगता है कि नौकर, फेरी लगाकर सामान बेचने वाले और लोकल छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग उसके इस नेटवर्क में शामिल हैं। किसी भी बात का पता लगाने के लिए उसे कभी घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। जब वो बाहर जाती है तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फैलाने के लिए जाती है। और मजे की बात यह है कि अपने इस काम में वो इतनी माहिर है कि आप देखकर हैरान रह जाएं। और सच कहूं तो अभी मेरे मन में जो हलचल और बेचैनी हो रही थी वो उसकी इसी आदत की वजह से थी। जो वो मुझसे सारी बात पूछे बिना मानेगी नहीं, और जो भी मैं उसे बताऊंगा वो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे गांव में हर किसी को पता लग जाएगा। मैं एक पेशेवर आदमी हूं, इसीलिए ये स्वाभाविक है कि मैं हमेशा विवेक और होशो हवास से काम लेता हूं। और शायद इसीलिए मेरे अंदर अपनी बहन से हर बात को छिपा कर रखने की आदत पैदा हो गई है। ये अलग बात है कि मेरे लाख छिपाने के बाद भी वो आखिर हर छोटी से छोटी बात का पता लगा ही लेती है। लेकिन मेरे मन में फिर भी ये संतोष रहता है कि इस बात का दोषी मैं नहीं हूं। मिसेस फेरर्स के पति की मौत हुए कुछ साल भर के करीब हो गया है और कैरोलिन हमेशा ये दावा करती है कि उनकी पत्नी यानी मिसेस फेरर्स ने उन्हें जहर देकर मारा था। अगर मैं कभी उसकी बात काटने की कोशिश करता हूं तो वो उस पर ध्यान नहीं देती। मेरे हिसाब से तो मिस्टर फेरर्स का देहांत गैस्ट्राइटिस के एक बहुत ही भयानक दौरे की वजह से हुआ था। जरूरत से ज्यादा शराब पीने की आदत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि गैस्ट्राइटिस और संखिया से हुई मौत के लक्षण बहुत अलग अलग नहीं होते। लेकिन कैरोलिन जो आरोप लगाती है उस बात का आधार ये बिल्कुल नहीं है। मैंने कई बार उसे कहते सुना है, आपको बस उसकी शक्ल देखने की जरूरत है और आपको सब कुछ खुद ही पता लग जाएगा। मिसेस फेरर्स अपने जवानी के दिन पार कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी काफी आकर्षक हैं और उनके कपड़े सीधे सादे होते हुए भी उन पर काफी फबते हैं। अब भला आप ही बताइए, अगर वो अपने कपड़े पेरिस से खरीदती हैं तो क्या इस बात का यह मतलब है कि उन्होंने अपने पति को जहर देकर मार डाला? मैं हॉल में खड़ा यही सब सोच रहा था। तभी कैरोलिन की तीखी आवाज मुझे सुनाई दी। अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो जेम्स? आकर नाश्ता क्यों नहीं करते? बस आ रहा हूं, मैंने जल्दी से कहा। बस जरा अपना ओवरकोट टांग रहा था। इतनी देर में तो तुमने आधा दर्जन ओवरकोट टांग दिए होते। वो शायद ठीक कह रही थी। मैं काफी देर से वहां खड़ा था। जल्दी जल्दी कदम रखते हुए मैं डाइनिंग रूम में घुसा और अब तक ठंडा हो चुका नाश्ता खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। कैरोलिन ने बातचीत की शुरुआत की। आज बड़ी सुबह सुबह तुम्हें बुलावा आ गया। हां, मैंने लापरवाही दिखाते हुए कहा। किंग्स पैडॉक, मिसेस फेरर्स। जानती हूं, मेरी बहन ने कहा। तुम कैसे जानती हो? मुझे एनी ने बताया था। एनी हमारी घरेलू नौकरानी है। अच्छी लड़की है, लेकिन बहुत बकबक करती है।
कुछ देर हम दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर जब कैरोलिन से रहा नहीं गया तो उसने दोबारा मुझे कुरेदा। तो क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? जब तक मैं पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ करना संभव नहीं था। जरूर वे नींद में ही गुजर गई होंगी। जानती हूं, मेरी बहन ने फिर से कहा। इस बार मैं चिढ़ गया। तुम्हें पता नहीं हो सकता, मैंने तीखे स्वर में जवाब दिया। मुझे भी तब तक नहीं पता चला था जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं था, और मैंने अभी तक किसी को यह बात बताई नहीं है। वो तुम्हारी एनी, क्या वो ज्योतिषी है? मेरे प्यारे भाई, मुझे एनी ने नहीं बताया, मुझे दूध वाले ने बताया है, और उसे फेरर्स के यहां काम करने वाली कुक ने बताया था। जैसा मैंने पहले भी कहा, कैरोलिन को जानकारी हासिल करने के लिए बाहर जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। वो घर पर बैठी रहती है और सारी खबरें अपने आप उस तक पहुंचती रहती हैं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो उसकी मौत कैसे हुई? दिल की धड़कन रुकने से। क्यों, तुम्हारे दूध वाले ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने व्यंग्य से पूछा। कैरोलिन पर मेरे छोड़े गए व्यंग्य बाणों का कोई असर नहीं होता। वो उन्हें बड़ी ही गंभीरता से सुनती है और उसी हिसाब से जवाब देती है। उसे मालूम नहीं था, मालूम होता तो बता देता। मैंने मन ही मन सोचा, आखिरकार कैरोलिन को देर सवेर पता तो लग ही जाना है, तो बेहतर है मैं ही बता दूं। यही सोचकर मैंने कहा, उसकी मौत ज्यादा मात्रा में वेरोनिल खाने से हुई है। पिछले कुछ समय से वो नींद नहीं आने के कारण इन गोलियों को ले रही थी। शायद उसने जरूरत से ज्यादा ले ली। कैरोलिन ने फौरन मेरी बात काटी। मैं नहीं मानती, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम मुझसे फालतू बातें मत करो। यह कितनी अजीब बात होती है कि जब आप मन ही मन किसी बात पर यकीन करते हैं लेकिन उसे सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहते, तब अगर कोई और वही बात कहे तो आप बड़े ही जोरदार ढंग से उसका विरोध करने लगते हैं। मैं गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाया, लो तुम फिर शुरू हो गई, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। भला मिसेस फेरर्स को आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? विधवा थी, उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, सेहत भी अच्छी थी, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। जिंदगी का मजा लेने के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें भला आत्महत्या जैसा बेतुका कदम उठाने की क्या जरूरत थी? कैरोलिन ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि पिछले कुछ महीनों से वो कितनी थकी और उदास नजर आती थी। करीब 6 महीनों से ऐसा ही हो रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो जिंदगी से हताश और निराश हो चुकी हैं। और फिर अभी तुमने खुद ही तो कहा कि उन्हें नींद नहीं आने की शिकायत थी, जिसके लिए वो दवाइयां लेती थीं। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में उनकी आत्महत्या का क्या कारण रहा होगा? कोई असफल प्रेम संबंध? मैंने चिढ़े हुए स्वर में उससे पूछा। कैरोलिन ने बड़े ही जोश के साथ ना में सिर हिलाते हुए कहा, पछतावा भाई, पछतावा। किस चीज का पछतावा? देखो, तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसे माना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उसने अपने पति को जहर दिया था। अब तो मुझे इस बात पर और भी पक्का यकीन हो गया है। मैंने ऐतराज किया, मेरे ख्याल से तुम सही ढंग से नहीं सोच रही हो। अगर कोई औरत हत्या जैसा अपराध कर सकती है तो उसमें इतनी बहादुरी भी तो होगी कि वो उसके फल का आनंद ले, पछतावे और बेकार की भावुकता में ना पड़े। कैरोलिन ने फिर से सिर हिला दिया। हो सकता है ऐसी औरतें होती हों, लेकिन मिसेस फेरर्स उनमें से नहीं थी। वो तो काफी भावुक किस्म की थीं। भावनाओं के क्षणिक आवेग में आकर ही उन्होंने अपने पति से पीछा छुड़ाने की सोची होगी। वो उस तरह की औरत थी जो किसी किस्म की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि एशली फेरर्स जैसे आदमी की पत्नी होना कितना मुश्किल भरा काम था। उसे न जाने क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ी होंगी। उस बेचारी ने ये काम कर तो दिया, लेकिन तभी से उसकी ये करतूत
एक भूत की तरह उसका पीछा करती रही हो। मैं उस पर अफसोस किए बिना नहीं रह सकती। जहां तक मैं जानता हूं, जब तक मिसेस फेरर्स जिंदा थी तब तक शायद ही कैरोलिन को कभी उनके ऊपर अफसोस हुआ होगा। और अब जबकि वो ऐसी जगह जा चुकी थीं जहां पेरिस वाले कपड़े पहनना उनके लिए संभव नहीं था, तब अचानक कैरोलिन के मन में उनके लिए सहानुभूति का झरना उमड़ पड़ा था। हालांकि जो कुछ उसने कहा वो कुछ हद तक सही था और मन ही मन मैं उससे सहमत भी था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से उससे यही कहा कि ये पूरी बात बेतुकी है। मैं ऐसी बात को प्रोत्साहित नहीं करने वाला था। वो पूरे गांव में हर किसी को ये सब बातें कहती फिरेगी और हर कोई यही सोचेगा कि ये सब उसे उसके डॉक्टर भाई यानी मैंने बताया है। मेरी बात पर जरा भी ध्यान न देते हुए कैरोलिन ने कहा, मैं नहीं मानती, देख लेना, चाहे शर्त लगा लो, वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए कोई चिट्ठी जरूर छोड़ गई होगी। मैंने तीखे स्वर में कहा, वो कोई चिट्ठी छोड़कर नहीं गई है। अच्छा, यानी तुमने इस बारे में पता कर लिया? कैरोलिन खुश होते हुए बोली, मुझे पता था जेम्स। सोचते तो तुम भी मेरी ही तरह हो, बस मानते नहीं हो। मैंने रौब झाड़ते हुए कहा, आत्महत्या की संभावना पर हमें हमेशा विचार करना ही पड़ता है, तो क्या अब कानूनी जांच पड़ताल होगी? हो सकता है, मैंने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मैं ये कह सकूं कि मुझे पूरा यकीन है कि गोलियों की गलत खुराक उन्होंने गलती से ली, तो ये जांच पड़ताल छोड़ी भी जा सकती है। और तुम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो? मेरी बहन ने बड़ी ही चतुराई से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मेज से उठकर खड़ा हो गया। अध्याय 2। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बेहतर होगा कि मैं आपको अपने गांव के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। हमारे गांव का नाम है किंग्स एबट और यह ठीक वैसा ही है जैसे आमतौर पर कोई भी गांव होता है। गांव के सबसे नजदीक जो बड़ा कस्बा है उसका नाम है कैनवेस्टर और वो यहां से 9 मील दूर है। गांव में एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, एक छोटा पोस्ट ऑफिस और 2 किराने की दुकानें। अविवाहित महिलाएं और रिटायर्ड फौजी अफसर यहां काफी तादाद में हैं। मनोरंजन के लिए गांव वालों के पास सिर्फ 2 ही काम हैं, गपशप करना और अफवाहें उड़ाना। यहां पर सिर्फ 2 ही मकान ऐसे हैं जिन्हें किसी महत्व का कहा जा सकता है। पहला है किंग्स पैडॉक, जो कि अपने पति के देहांत के बाद मिसेस फेरर्स को मिल गया था। दूसरे मकान का नाम है फर्नली पार्क। इसके मालिक का नाम है रॉजर एक्रॉयड। वो काफी दिलचस्प आदमी है और वैसा तो कतई नहीं है जैसे आमतौर पर गांवों के जमींदार होते हैं। उसकी उम्र कोई 50 साल के करीब होगी। चेहरा सुर्ख और स्वभाव मिलनसार है। चर्च के पादरी से उसकी अच्छी दोस्ती है। लोग कहते हैं कि वो काफी कंजूस किस्म का है, लेकिन चर्च के खाते में वो अक्सर दान देता रहता है। क्रिकेट मैच, युवाओं के क्लबों और विकलांग फौजियों की संस्थाओं को भी काफी दान देता है। अगर एक वाक्य में कहें तो वो हमारे इस छोटे से गांव किंग्स एबट की जान और शान है। रॉजर एक्रॉयड जब कोई 21 साल का रहा होगा तब उसे अपने से 5-6 साल बड़ी एक खूबसूरत औरत से प्रेम हो गया। दोनों की शादी भी हो गई। इस औरत का नाम था पैटन। वो विधवा थी और उसका पहले से एक बच्चा भी था। दोनों की शादी ज्यादा सफल नहीं हुई। मिसेस एक्रॉयड को शराब पीने की लत थी और शादी के सिर्फ 4 साल के अंदर शराब पी पीकर वो खुदा को प्यारी हो गई। एक्रॉयड ने दूसरी शादी करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसकी पत्नी का लड़का उस समय सिर्फ 7 साल का था जब उसकी मां की मौत हुई। अब वो 25 का हो चुका है। एक्रॉयड उसे अपने बेटे की तरह ही मानता है और उसी तरह से उसने उसकी परवरिश की है। वो एक बड़ा ही खूबसूरत और सजीला नौजवान है, लेकिन हद दर्जे का बिगड़ा हुआ। अपने सौतेले बाप के लिए वो लगातार परेशानियां ही पैदा करता रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद गांव के लोग उसे पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे गांव के लोगों को बातें करने और बातें बनाने में बड़ा मजा आता है। सबकी शुरू से ही इस बात पर नजर थी
कि रॉजर एक्रॉयड और मिसेस फेरर्स के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। एशली फेरर्स के मरने के बाद ये नज़दीकी और भी बढ़ गई थी। दोनों अक्सर साथ साथ नजर आते थे और लोग खुले तौर पर ये अटकलें लगा रहे थे कि जैसे ही पति की मौत के शोक की अवधि पूरी होगी, मिसेस फेरर्स मिसेस रॉजर एक्रॉयड बन जाएंगी। सबको लगता था कि ये एक तरह से अच्छा ही होगा। रॉजर एक्रॉयड की पत्नी भी शराब पी पी कर मरी थी और एशली फेरर्स भी अपनी मौत से पहले काफी सालों तक शराबी रहा था। तो अब अगर शराब की अति के शिकार ये दोनों एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे तो इसमें आखिर गलत भी क्या था। फेरर्स परिवार यहां करीब साल भर पहले ही रहने आया था, लेकिन एक्रॉयड के बारे में पिछले कई सालों से तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थीं। उसके घरेलू कामों की देखरेख करने के लिए जिस भी औरत को काम पर रखा जाता था, कैरोलीन और उसके जासूसों का यही मानना होता था कि एक्रॉयड उसी से शादी करने वाला है। 15 साल से पूरा गांव इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने घर की किसी प्रबंधक महिला से शादी करेगा। वर्तमान में जो औरत उसके घर का कामकाज संभाल रही थी उसका नाम था मिस रसेल। कैरोलीन का विचार था कि अगर मिसेस फेरर्स का आगमन ना हुआ होता तो एक्रॉयड मिस रसेल से मुश्किल से ही बच पाता। इसके अलावा एक और भी कारण था, और वो था कनाडा से अपनी बेटी के साथ एक्रॉयड की विधवा भाभी का वहां आना। एक्रॉयड का छोटा भाई एकदम निकम्मा था और अब भगवान को प्यारा हो चुका था। उसकी विधवा मिसेस सेसिल एक्रॉयड आकर फर्नली पार्क में रहने लगी थी और आने के बाद उसने मिस रसेल को उसकी असली औकात दिखा दी थी। इन्हीं सब विचारों में डूबते उतराते मैं अपने मरीजों को देखने निकला। ये अच्छी बात थी कि आज मरीज ज्यादा नहीं थे। मरीजों को देखते वक्त भी मेरा दिमाग बार बार मिसेस फेरर्स की तरफ ही जा रहा था। क्या वाकई उन्होंने आत्महत्या की होगी? अगर वाकई उन्होंने ऐसा किया था तो वे जरूर अपने पीछे कोई संदेश छोड़कर गई होंगी। मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर कोई औरत आत्महत्या करने की ठान ले तो आमतौर पर वो अपने दिल और दिमाग की उस हालत को दूसरों के सामने जरूर उजागर करना चाहती है जिसकी वजह से उन्हें यह काम करना पड़ा। उनके भीतर सबकी निगाहों का केंद्र बिंदु बनने का लालच होता है। मैंने आखिरी बार मिसेस फेरर्स को कब देखा था? 1 हफ्ते से कुछ ज्यादा हो गया होगा। उस समय तो उनका व्यवहार सामान्य ही लग रहा था। अरे नहीं, तभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने उन्हें 1 हफ्ता पहले नहीं, कल ही तो देखा था। हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। वो रॉल्फ पैटन के साथ घूम रही थीं। ये देखकर मैं काफी हैरान भी हुआ था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि रॉल्फ किंग्स एबट आया हुआ है। मुझे तो यही मालूम था कि वो अपने सौतेले पिता से लड़ झगड़ कर चला गया था और पिछले 6 महीने से यहां नहीं आया था। वे दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, सिर से सिर जोड़े हुए। मिसेस फेरर्स बड़ी गंभीरता से उसे कुछ कह रही थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस समय भविष्य का एक अंदेशा मेरे मन को छूता हुआ निकल गया था। अभी तक कोई पक्की बात तो नहीं थी, लेकिन हालात जिस तरह से करवट ले रहे थे उससे मुझे एक अस्पष्ट सी आशंका हो रही थी। रॉल्फ पैटन और मिसेस फेरर्स के बीच वो गंभीर बातें मुझे नागवार महसूस हो रही थी। मैं अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक न जाने कहां से निकलकर रॉजर एक्रॉयड मेरे सामने आ गया। मुझे देखते ही वो चिल्लाया, शेपर्ड, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये कैसा भयंकर कांड हो गया है। ओह, तो तुमने भी सुन लिया है। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था और आंखें जैसे गड्ढों में धंस गई थीं। उसने धीरे से कहा, जितना तुम जानते हो, हालत असल में उससे ज्यादा खराब है। शेपर्ड, सुनो शेपर्ड, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकते हो? बहुत मुश्किल है। अभी मुझे 3 मरीजों के घर जाना है और फिर 12 बजे मुझे वापस पहुंचना है ताकि क्लिनिक में आए मरीजों को देख सकूं। तो फिर दोपहर के बाद ठीक है? नहीं, इससे भी अच्छा होगा
कि रात का खाना मेरे साथ खाओ 7:30 बजे। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, ये ज्यादा ठीक होगा। लेकिन बात क्या है? क्या रॉल्फ की तरफ से कोई दिक्कत है? एक्रॉयड खाली नजरों से इस तरह मुझे देखने लगा जैसे मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सचमुच कहीं कोई भारी गड़बड़ है। इससे पहले मैंने कभी भी एक्रॉयड को इतना हैरान परेशान नहीं देखा था। उसने बड़े ही खोए से स्वर में कहा, रॉल्फ? नहीं, रॉल्फ की बात नहीं है। रॉल्फ तो लंदन में है। अरे यार, वो देखो, बुढ़ी मिस गैनेट आ रही है। मैं उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चलता हूं। तो फिर 7:30 बजे मुलाकात हो। मैंने सिर हिला दिया और वो मुझे वहीं छोड़कर तेजी से वहां से चला गया। रॉल्फ लंदन में? मैं सोच रहा था, लेकिन कल शाम को तो वो किंग्स एबट में था। वो जरूर कल रात या आज सुबह सुबह शहर चला गया होगा। लेकिन एक्रॉयड के कहने के तरीके से ये लग रहा था कि जैसे रॉल्फ महीनों से किंग्स एबट नहीं आया था। इसके आगे और कुछ सोचने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि तब तक मिस गैनेट मेरे नजदीक आ चुकी थी। मिस गैनेट में मेरी बहन की सारी खूबियां हैं। वो सर से पांव तक एक जीता जागता सवाल बनी मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे न जाने कितने जवाब चाहती थी। बेचारी मिसेस फेरर्स का मामला कितना अफसोस के काबिल था, है ना? बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि वो बरसों से नशीली दवाइयां ले रही। पता नहीं लोग ऐसी खराब बातें कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के बारे में कोई ऊट पटांग बात होती है तो उसमें कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर रहती ही है। बिना आग के कहीं धुआं उठता है क्या? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक्रॉयड को इसके बारे में पता चल गया था और उसने सगाई तोड़ दी, क्योंकि सगाई हुई तो जरूर थी। मैं तो जरूर सब कुछ जानता ही होऊंगा। डॉक्टरों को हमेशा सब पता होता है, लेकिन वे बताते नहीं हैं। ये सारी बातें वो मुझ पर तीखी नजरें गड़ाकर कहे जा रही थी, ये देखने के लिए कि मेरे ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि कैरोलिन के साथ इतने सालों से रहते रहते मुझे अपने चेहरे को भावहीन बनाए रखने का अच्छा खासा अभ्यास था। अपनी बात पूरी करने के बाद जब उन्होंने किसी जवाब की उम्मीद में मेरी तरफ देखा तो मैंने बड़े ही सलीके से जवाबी हमला किया। मैंने उनसे कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाहें न उड़ाने के लिए वे वाकई में बधाई की पात्र हैं। मेरा जवाब सुनकर वो हकबका गईं। इससे पहले कि वो संभल पाती या जवाब में कुछ और कहने के लिए सोच पाती, मैं उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। जब मैं घर पहुंचा तो कई मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। कोई 1.5 घंटे बाद सारे मरीजों को निपटाकर मैं अब थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा एक और मरीज मेरा इंतजार कर रही थी। वो अपनी जगह से उठी और मेरी तरफ बढ़ी। मैं हैरानी से मुंह बाए उसकी तरफ देख रहा था। वो मरीज और कोई नहीं, मिस रसेल थी, एक्रॉयड के घर की प्रबंधक। लंबे कद की औरत, खूबसूरत लेकिन तीखी और कठोर नजरें और चेहरे पर हरदम कुछ ऐसे भाव जिसे देखकर सामने वाला थोड़ा नर्वस हो जाए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेपर्ड, मिस रसेल ने कहा। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जरा मेरे घुटने को देख लें। मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन मुझे कोई भी तकलीफ या बीमारी समझ नहीं आई। उस पल मुझे लगा कि मिस रसेल ने जानबूझकर ये कहानी गढ़ी है ताकि वो मिस फेरर्स की मौत के बारे में मुझसे कुछ उगलवा सके। लेकिन कुछ देर में ही मुझे पता चल गया कि मेरा ये ख्याल गलत था। उसने बस एक बार उस बात का जिक्र किया और फिर विषय बदल दिया। लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो रुक कर मुझसे कुछ देर बातें करना चाहती थी। इस ऑइंटमेंट के लिए शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह कोई खास फायदा करेगी। मैं उसकी बात काटने के लिए कुछ कहने जा ही रहा था कि वो मेज पर रखी दवाओं की बोतलों पर उपेक्षा भरी नजर डालते हुए बोली, मुझे इन सारी दवाओं पर कोई भरोसा नहीं। नशीली दवाइयां तो नुकसान भी बहुत करती हैं। अब कोकीन की आदत को ही देख लीजिए।
ऊंचे तबके के लोगों में यह बहुत आम है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस रसेल को ऊंचे तबके के लोगों के बारे में मुझसे ज्यादा ही मालूम है, इसलिए मैंने उससे बहस करने की कोई कोशिश नहीं की। मिस रसेल ने फिर से कहा, जरा एक बात बताइए डॉक्टर, अगर आपको सचमुच नशीली दवा की लत हो तो क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? अब इस सवाल का जवाब एक शब्द या एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने उसे थोड़ा विस्तार से समझाया। वो बड़े ध्यान से सुनती रही। मुझे अब भी संदेह था कि वो मिसेस फेरर्स के बारे में ही जानने के लिए आई थी, इसलिए मैंने बात को उनकी तरफ मोड़ते हुए कहा, अब मिसाल के लिए वेरोनेल को ही ले लो। लेकिन अजीब बात थी कि वेरोनेल में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने तुरंत बात बदल दी और मुझसे पूछा कि क्या वाकई कोई ऐसे जहर भी होते हैं जो डॉक्टरी जांच को भी धोखा दे सकते हों? ओहो, मैंने कहा, लगता है तुम जासूसी नॉवेल पढ़ती हो। जी हां, उसने हां में सिर हिला दिया। जासूसी नॉवेलों में तो अक्सर इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि किसी ने कोई बड़ा ही दुर्लभ किस्म का जहर लिया, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल किसी गुमनाम से कबीले के लोग अपने तीरों पर लगाने के लिए करते हैं, शायद साउथ अमेरिका में, और उसके शरीर से छूते ही आदमी तुरंत मर जाता है और डॉक्टर भी उसका पता लगाने में असमर्थ रहते हैं। क्या तुम ऐसे ही किसी चीज के बारे में जानना चाहती हो? जी हां, क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है? मिस रसेल ने पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। मुझे अफसोस है, ऐसा कुछ नहीं होता। हां, एक क्यूरारे जरूर होता है। मैंने उसे क्यूरारे के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे सुनने में कोई खास रुचि नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी जहर वाली अलमारी से निकालकर थोड़ा क्यूरारे उसे दिखा सकता हूं। जब मैंने उसे यह बताया कि मेरे पास वो नहीं है, तो वो थोड़ी और निराश हो गई और मुझसे विदा लेकर वहां से चली गई। ये बात मेरी कल्पना में कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी कि मिस रसेल को जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौक होगा। मुझे इस दृश्य की कल्पना करने में बड़ा मजा आया कि वो रसोई में किसी कामचोर नौकरानी को डांटने के लिए गई और फिर वापस लौटकर इत्मीनान से जिंदा लाश का रहस्य या ऐसा ही कोई और जासूसी नॉवल पढ़ने में तल्लीन हो गई। अध्याय 3। जब मैंने कैरोलिन से यह कहा कि मैं रात के खाने के लिए फर्नली पार्क जा रहा था, तो उसे यह सुनकर बड़ा मजा आया। बढ़िया है, हो सकता है तुम्हें वहां कोई नई बात पता चल जाए। अच्छा ये बताओ, ये रॉल्फ के साथ क्या समस्या है? उसने कहा। कोई समस्या नहीं है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। तो फिर वो फर्नली पार्क की बजाय थ्री बोर्स में क्यों ठहरा हुआ है? कैरोलिन की जानकारी पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर वो कह रही थी कि रॉल्फ गांव की सराय में ठहरा हुआ था, तो यकीनन वो वहीं ठहरा हुआ था। मैंने असमंजस भरे स्वर में कहा, लेकिन एक्रॉयड ने तो मुझे बताया था कि वो लंदन में है। जी नहीं, कैरोलिन ने जोश भरे स्वर में कहा। वो कल सुबह थ्री बोर्स पहुंचा था और अब भी वहीं है। कल रात वो किसी लड़की के साथ बाहर भी गया था। यह सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। रॉल्फ अपनी जिंदगी की अधिकतर शामें किसी लड़की के साथ ही गुजारता था। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि दिल बहलाने के लिए लंदन जैसी जगह को छोड़कर उसने किंग्स एबट जैसी बोरिंग जगह को क्यों चुना? क्या वो बार में काम करने वाली कोई लड़की थी? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यही तो बात है। वो उससे मिलने बाहर गया था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन थी, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूं। वो यकीनन उसकी चचेरी बहन थी। फ्लोरा एक्रॉयड? मैंने हैरानी से कहा। फ्लोरा एक्रॉयड से रॉल्फ का कोई सीधा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इतने समय से उसे एक्रॉयड का अपना बेटा ही माना जाता रहा है कि सभी फ्लोरा को उसकी चचेरी बहन ही मानते हैं। जी हां, फ्लोरा एक्रॉयड, मेरी बहन ने कहा। लेकिन अगर वो फ्लोरा से मिलना चाहता था तो सीधे फर्नली क्यों नहीं चला गया?
अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे बुद्धू भाई, उन दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है। एक्रॉयड इस बात को सुनने और मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और इसलिए उन्हें छिप छिप कर मिलना पड़ता है। मुझे कैरोलिन की इस बात में कई झोल नजर आए, लेकिन मैंने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा। मैंने बातों का रुख मोड़ने के लिए यूं ही अपने नए पड़ोसी के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया। हमारे बगल के मकान द लार्चेज में एक अजनबी व्यक्ति अभी कुछ दिनों से आकर रहने लगा था। कैरोलिन इस बात पर बहुत बुरी तरह खींची हुई थी कि वो बहुत कोशिशों के बावजूद उसके बारे में कुछ खास काम की बातें पता नहीं चला पाई थी। उसका पूरा नेटवर्क इस काम में नाकाम रहा था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी दूध, फल, सब्जी, मांस वगैरह खरीदता ही होगा, लेकिन वो सारे लोग जो उसके घर ये सामान पहुंचाते थे, उनमें से कोई भी उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया था। सबको बस इतना ही पता था कि उसका नाम मिस्टर पॉयरो है। अब ये नाम भी बड़ा अजीब है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे नकली नाम हो। सिर्फ एक बात है जो यकीनी तौर पर सबको मालूम है, और वो ये कि उसे लौकियां उगाने में बहुत दिलचस्पी है। अब यकीनन ये जानकारी उस तरह की तो कतई नहीं है जैसी मेरी बहन को चाहिए होती है। वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, काम क्या करता है, शादी हुई कि नहीं, अगर हुई तो पत्नी कैसी है, बच्चे कितने हैं या नहीं, शादी से पहले उसकी मां का क्या नाम था। कैरोलिन को जब तक इस तरह की सारी बातें पता न चल जाएं, तब तक उसे चैन नहीं आता। न जाने क्यों उस आदमी की शक्ल सूरत देखकर मुझे यह लगता था कि वो एक रिटायर्ड नाई और हेयर ड्रेसर था। आज भी मैंने कैरोलिन के सामने वही बात दोहराई, लेकिन कैरोलिन इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, इतनी कोशिश कर चुकी हूं लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। अभी उस दिन मैंने उससे बागवानी के कुछ औजार मांगे और बड़ी शिष्टता से उससे बात की, लेकिन कुछ नहीं निकाल पाई। आखिर मैंने उसे सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो फ्रांस से आया है। उसने कहा नहीं। उसके बाद भी मैंने कई तरह से कोशिश की, लेकिन कमबख्त ने एक शब्द भी उगल कर नहीं दिया। अब इस रहस्यमय पड़ोसी में मेरी दिलचस्पी कुछ और बढ़ गई। जो आदमी कैरोलिन को चुप करा के खाली हाथ लौटा दे, उसमें वाकई कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। कैरोलिन ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, मेरे ख्याल से उसके पास वो नए डिजाइन वाला एक वैक्यूम क्लीनर है। मुझे उसकी आंखों में क्लीनर उधार मांगने के बहाने फिर से पूछताछ करने की संभावना चमकती हुई नजर आई। उसे अपने विचारों में खोया देख मुझे वहां से भागने का अच्छा मौका नजर आया और मैं तुरंत वहां से निकलकर बगीचे में चला गया। मुझे बागवानी का बहुत शौक है। मैं अभी जंगली घास को उखाड़ ही रहा था कि अचानक एक चीख की आवाज मुझे सुनाई दी और अगले ही पल एक भारी सी चीज मेरे कानों के पास से होकर गुजरती हुई मेरे पैरों के पास आ गिरी। मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो एक लौकी थी। मैंने गुस्से से नजरें पीछे घुमाई। दीवार की दूसरी तरफ मुझे उसी रहस्यमयी पड़ोसी का चेहरा नजर आया। अंडे के आकार का सिर, जिसका थोड़ा सा ही हिस्सा बालों से ढका हुआ था। बालों का कालापन ऐसा जो नकली होने का आभास दे रहा था। दो बड़ी बड़ी मूंछें और बहुत तेज और चौकन्नी नजरें। यही हमारा नया पड़ोसी मिस्टर पॉयरो था। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने एक ही सांस में शायद 100 बार माफी मांग डाली। मैं आपसे 1000 बार माफी मांगता हूं सर, मेरे पास अपनी तरफ से कहने को कुछ नहीं है। कई महीनों से मैं ये लौकियां उगा रहा हूं, लेकिन आज सुबह मैं अचानक इनसे तंग आ गया, इनसे नाराज हो गया और मैंने सबसे बड़ी लौकी उठाई और दीवार के पार फेंक दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं झुककर आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। धड़ाधड़ इतनी सारी माफियों के सामने मेरा गुस्सा पल भर में उड़नछू हो गया। आखिर उस कमबख्त सब्जी ने मुझे कोई नुकसान तो पहुंचाया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मन ही मन सोच रहा था कि कम से कम दीवारों के पार यूं बड़ी बड़ी सब्जियां फेंकना हमारे इस नए पड़ोसी का शौक ना हो। मेरे विचारों को जैसे उस आदमी ने पढ़ लिया और बोला, अरे नहीं नहीं, परेशान मत होइए, ये मेरी आदत नहीं है। दरअसल मैं काफी परेशान था।
आप जरा सोचकर देखिए कि एक आदमी किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए काम करे, एक खास किस्म की फुर्सत और काम धंधा अपनाने के लिए बड़ी मेहनत और लगन से जुटा रहे, और फिर अचानक उसे पता चले कि उसे यह नया काम धंधा चाहिए ही नहीं था। वो तो उस पुराने काम के लिए तरसता है जिसे वो खुशी से छोड़कर आया था। जी हां, मैंने आहिस्ता से कहा, यह बात तो काफी आम तौर पर देखने में आती है। मैं खुद भी इसकी एक मिसाल हूं। कोई साल भर पहले मुझे विरासत में कुछ पैसे मिले थे। मेरा एक सपना पूरा करने के लिए वो बहुत थे। मैं हमेशा से यात्रा करना चाहता था, पूरी दुनिया की सैर करना चाहता था। लेकिन वो साल भर पहले की बात थी, और देखिए मैं अभी तक यहीं हूं। मेरे पड़ोसी ने हामी में सिर हिलाया। ये आदतें भी बड़ी अजीब होती हैं। हम किसी चीज को पाने के लिए लगातार काम करते हैं, और मंजिल पर पहुंचने के बाद हम पाते हैं कि जिस चीज की हमें याद सताती है वो रोज रोज की वही कोशिश और मेहनत है। यानी हमें मंजिल की नहीं, उस सफर की जरूरत थी। और मेरा काम तो बहुत ही दिलचस्प था, इस दुनिया का सबसे दिलचस्प काम। और वो काम क्या था? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन, सर। इसके अलावा मेरा एक दोस्त भी था, ऐसा दोस्त जो सालों तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। वो थोड़ा बेवकूफ किस्म का था, लेकिन मुझे बहुत प्यारा था। अब जरा सोचिए, मैं उसकी बेवकूफी भरी बातों को सुनने के लिए भी तरसता हूं। उसके भोलेपन और ईमानदारी के लिए मैं कितना तरसता हूं कि आपको बता नहीं सकता। क्या वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? मैंने हमदर्दी से पूछा। जी नहीं, वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझसे बहुत दूर चला गया है। वो अब अर्जेंटीना में रहता है। अर्जेंटीना में? मैंने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। मेरे मन में हमेशा से साउथ अमेरिका जाने की इच्छा रही है। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, और जब नजरें उठाई तो देखा कि पॉयरो मुझे हमदर्दी से देख रहा था। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने एक ठंडी आह भरते हुए हां में सिर हिलाया। साल भर पहले मेरे पास जाने का मौका था, लेकिन मैंने बेवकूफी की। बेवकूफी से भी बढ़कर मैंने लालच किया। मैं समझ गया, पॉयरो ने कहा। आपने उस पैसे से सट्टा खेला। मैंने दुखी भाव से सिर हिला दिया, लेकिन साथ ही मुझे यह भी समझ आ गया कि यह आदमी कितना समझदार था। उसने अचानक सवाल किया, कहीं पॉर्क्यूपाइन तेल के कुओं में तो निवेश नहीं किया था आपने? मैं मुंह बाए उसे ताकता रह गया। सच तो यह है कि मैंने उनमें पैसा लगाने की बात सोची थी, लेकिन अंत में मैंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की एक खदान में पैसा लगाने का फैसला किया था। मेरा पड़ोसी अजीब सी निगाहों से मुझे देखे जा रहा था। आखिरकार उसने कहा, किस्मत की बात है। मैंने कुछ चिढ़कर पूछा, क्या है किस्मत की बात? कि मैं ऐसे आदमी के पड़ोस में रहूं जो गंभीरता से विचार तो करता है पॉर्क्यूपाइन तेल के कुओं पर, और निवेश करता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सोने की खदानों पर। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, और वो मेरी हालत देखकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अच्छा खैर, जाने दीजिए। मेरी आपसे विनती है कि मेरी ये सबसे अच्छी लौकी अपनी बहन को मेरी तरफ से उपहार में दे दीजिए। इतना कहकर वो झुका और उसने एक बड़ी सी लौकी उठाकर मुझे थमा दी। मैंने बिना कुछ कहे वो लौकी उससे ले ली। फिर उसने बड़े ही दोस्ताना स्वर में कहा, आज की सुबह बेकार नहीं गई। आज मेरी पहचान एक ऐसे आदमी से हुई जो काफी मायनों में मेरे उस दोस्त से मिलता जुलता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप एक डॉक्टर हैं, तो जरूर आप इस छोटे से गांव में सब लोगों को जानते होंगे। वो नौजवान कौन है जिसके बहुत गहरे रंग के बाल और आंखें हैं, और खूबसूरत सा चेहरा है? सिर को पीछे किए हुए और होठों पर मुस्कान लिए वो पूरे गांव में घूमता रहता है। हुलिया सुनने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, वो कैप्टन रॉल्फ है। मैंने उसे यहां इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा।
जी नहीं, वो कुछ समय से यहां नहीं रह रहा था। वो फर्नली पार्क के मिस्टर रॉजर एक्रॉयड का गोद लिया हुआ बेटा है। मेरे पड़ोसी के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी के भाव उभरे। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मिस्टर एक्रॉयड ने कई बार उसका जिक्र किया था। आप मिस्टर एक्रॉयड को जानते हैं? मैंने कुछ हैरानी के साथ पूछा। मिस्टर एक्रॉयड मुझे लंदन में जानते थे जब मैं वहां काम करता था। मैंने उनसे कहा था कि वो यहां किसी को मेरे पेशे के बारे में ना बताएं। मैं अज्ञात रहना ही बेहतर समझता हूं। मुझे कोई शोहरत या प्रसिद्धि नहीं चाहिए। जिस तरह यहां के लोग मुझे बुलाते हैं, मैंने तो उसे सुधारने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा, मैंने कुछ हैरानी दिखाते हुए कहा। मिस्टर पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, कैप्टन रॉल्फ पैटन, और वही मिस्टर एक्रॉयड की भतीजी का मंगेतर है। मैंने हैरानी से पूछा, आपको किसने बताया? मिस्टर एक्रॉयड ने, 1 हफ्ता पहले। वे इस बात पर बहुत खुश हैं। वे लंबे समय से चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए। मुझे उनकी बातों से यही समझ आया। मुझे तो यह भी लगता है कि उन्होंने उस लड़के पर कुछ दबाव भी डाला है। लेकिन यह बात समझदारी की नहीं होती। हर लड़के को शादी अपनी खुशी से करनी चाहिए। सौतेले बाप का यूं उस पर शादी के लिए दबाव डालना ठीक नहीं है। मेरे विचार पूरी तरह उथल पुथल हो गए। पॉयरो के बारे में मेरा विचार अभी भी वही था कि वो एक हेयर ड्रेसर है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक्रॉयड एक हेयर ड्रेसर से अपनी भतीजी और अपने बेटे की शादी की चर्चा करेगा। ये ठीक है कि एक्रॉयड नीचे तबके के लोगों से प्रेम के साथ पेश आता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी गरिमा और सम्मान का भी पूरा ख्याल रहता है। अब मुझे गंभीरता से यह लगना शुरू हुआ कि यह पॉयरो कोई हेयर ड्रेसर नहीं है। अपनी उलझन को छिपाने के लिए जो पहली बात मेरे दिमाग में आई, मैंने वही कह दी। रॉल्फ पैटन ने किस कारण आपका ध्यान खींचा? अपनी खूबसूरती की वजह से? नहीं, सिर्फ वही नहीं। अंग्रेज होते हुए भी वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत है। लेकिन उस युवक के इर्द गिर्द कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में नहीं आया। ठीक उसी वक्त मेरी बहन ने आवाज देकर मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर चला गया। कैरोलिन ने अपना हैट पहन रखा था और साफ दिख रहा था कि वो अभी अभी गांव से आई थी। बिना किसी भूमिका के वो बोलना शुरू हो गई। मैं मिस्टर एक्रॉयड से मिली थी। अच्छा, तो? मैंने कहा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत जल्दी में थे और भाग निकलना चाहते थे। मैंने फौरन उनसे रॉल्फ के बारे में पूछा। वे हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का यहां मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे कोई गलती हुई होगी। अब बताओ, गलती और मुझसे? यह तो बड़ी ही हैरानी की बात है, मैंने मजाक भरे स्वर में कहा। इतने साल यहां रहने के बाद उन्हें तुम्हें इससे बेहतर जानना चाहिए था। फिर उन्होंने आगे मुझे यह भी बताया कि रॉल्फ और फ्लोरा की सगाई हो चुकी है। यह बात मुझे भी मालूम है, मैंने उसे टोका। तुम्हें किसने बताया? हमारे नए पड़ोसी ने। एक पल के लिए कैरोलिन के चेहरे पर हिचकिचाहट मुझे साफ दिखाई दी। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि नए पड़ोसी से हुई बात के बारे में मुझसे पूछे या एक्रॉयड से हुई उसकी बात के बारे में मुझे बताए। उसने दूसरे विकल्प को चुना और फिर से बोलना शुरू किया। मैंने मिस्टर एक्रॉयड को बता दिया कि रॉल्फ 3 बोर्स में ठहरा हुआ है। कैरोलिन, मैंने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हर बात को बिना सोचे समझे किसी के भी आगे कह देने से तुम कभी बहुत सा नुकसान भी कर सकती हो? बकवास, मेरी बहन बोली। लोगों को बातें पता चलनी चाहिए। उन्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मिस्टर एक्रॉयड ने तो इस बात के लिए मुझे धन्यवाद भी दिया। मेरे ख्याल से इसके बाद वे सीधे 3 बोर्स गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा था तो रॉल्फ उन्हें वहां नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पेड़ों के बीच से होकर वापस आ रही थी तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। एक तो रॉल्फ पैटन की थी। मैंने तुरंत पहचान लिया।
और दूसरी आवाज किसी लड़की की थी। अब सुनने का मेरा कोई इरादा तो था नहीं, लेकिन बातें तो मेरे कान में पड़ ही रही थीं। लड़की ने कुछ कहा, मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि उसने क्या कहा, और रॉल्फ ने जवाब दिया। वो काफी नाराज लग रहा था। उसने कहा, अरे पागल लड़की, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह तय बात है कि मेरा बाप ढेला दिए बिना मुझे चलता कर देगा। वैसे ही पिछले कई साल से वो मुझसे तंग आया हुआ है। थोड़ा सा भी और घपला हुआ ना तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें पैसे की कितनी जरूरत है। जब बुढ़ा टपक जाएगा तब सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कितना कंजूस है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी वसीयत बदलने के बारे में सोचे। तुम सारी बात मुझ पर छोड़ दो और चिंता मत करो। उसने ठीक ठीक यही शब्द कहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कैरोलिन ने कहा। लेकिन तभी बदकिस्मती से मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा और उसकी आवाज सुनकर वे वहां से दूर चले गए। अब मैं दौड़ती हुई उनके पीछे तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं ये नहीं देख पाई कि वो लड़की कौन थी। तब तो तुम बहुत खींच गई होंगी, मैंने कहा। और उसके बाद तुम जल्दी से थ्री बोर्स पहुंची होंगी। वहां तुम्हें चक्कर आया होगा और तुम बार में ब्रांडी पीने चली गई होंगी। और वहां जाकर तुमने ये भी देखा होगा कि बार में काम करने वाली दोनों लड़कियां वहां मौजूद हैं या नहीं। कैरोलिन ने बिना हिचकिचाए कहा, वो लड़की बार में काम करने वाली नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्लोरा एक्रॉयड ही थी। इस बात का कोई सर पैर नहीं है, मैंने असहमति दिखाते हुए कहा। लेकिन अगर वो फ्लोरा नहीं थी तो और कौन हो सकती थी? मेरी बहन ने जल्दी से पड़ोस में रहने वाली सारी लड़कियों की लिस्ट पर विचार किया, उनके पक्ष और विपक्ष में दलीलें देते हुए। जब वो बीच में एक बार सांस लेने के लिए रुकी तो मैं एक मरीज के बारे में कुछ बुदबुदाकर बाहर निकल आया। मैंने थ्री बोर्स जाने का इरादा बनाया। हो सकता है अब तक रॉल्फ पैटन वहां वापस आ गया होगा। मैं रॉल्फ को अच्छी तरह जानता था, किंग्स एबट के बाकी लोगों की अपेक्षा कहीं बेहतर तरीके से, क्योंकि उससे पहले मैं उसकी मां को भी जानता था और इसलिए उसकी बहुत सारी बातों को समझता था। वो किसी हद तक पुश्तैनी गड़बड़ियों का शिकार था। उसे अपनी मां से शराब की लत तो विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कई कमजोरियां थीं। देखने में वो काफी खूबसूरत था, 6 फुट का कद, सांचे में ढला शरीर, किसी खिलाड़ी जैसी चाल ढाल वाला। चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट सजी रहती थी। रॉल्फ पैटन उन लोगों में से था जो लोगों को आकर्षित करने के लिए ही पैदा होते हैं, बिना किसी कोशिश के। कुछ हद तक वो आत्म केंद्रित और खुद को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति था, खुले हाथों से खर्च करने वाला। लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत ही प्यारा था और उसके सारे दोस्त और जानने वाले उस पर जान छिड़कते थे। थ्री बोर्स पर पूछताछ करने से पता चला कि कैप्टन रॉल्फ पैटन अभी अभी वापस आए हैं। मैं उसके कमरे पर गया और बिना किसी आवाज के अंदर दाखिल हो गया। मुझे लग रहा था कि वो मुझे देखकर परेशान और बेचैन हो जाएगा, लेकिन मेरी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। अरे, डॉक्टर शेफर्ड आए हैं। आइए आइए, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो मुझसे मिलने के लिए हाथ बढ़ाए आगे आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। इस वाहियात जगह में सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जिसे देखकर मुझे सचमुच खुशी हो रही है। क्यों भाई, इस जगह ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो एक परेशान सी हंसी हंस पड़ा। लंबी कहानी है, मेरे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं डॉक्टर, लेकिन आप एक ड्रिंक तो लेंगे ना? धन्यवाद, जरूर लूंगा, मैंने कहा। उसने घंटी का बटन दबाया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर बुझे से अंदाज में बोला, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। आखिर बात क्या है? मैंने हमदर्दी से पूछा। दरअसल ये मामला मेरे सौतेले पिता का है। उन्होंने क्या किया? बात यह नहीं है कि उन्होंने अभी क्या किया है, बल्कि बात यह है कि वे आगे क्या कर सकते हैं। इसी बीच वेटर आया और रॉल्फ ने उसे ड्रिंक्स लाने का आदेश दिया।
क्या मामला सचमुच गंभीर है? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। इस बार तो बाजी पूरी तरह मेरे खिलाफ है, उसने बड़ी ही गंभीरता से कहा। उसकी आवाज और बोलने के अंदाज से मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा था। मामला वाकई काफी गंभीर था। सच तो यह है कि मुझे आगे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो, मैंने हिचकते हुए सुझाव दिया, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, लेकिन इस मामले में मैं आपको नहीं उलझा सकता। मुझे अकेले ही इससे निपटना होगा। अध्याय 4। 7:30 बजने में कुछ देर बाकी थी जब मैं फर्नली पार्क पहुंचा। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और पार्कर नाम के बटलर ने दरवाजा खोला। मैं हॉल में दाखिल हुआ और पार्कर ने मेरा ओवरकोट मुझसे ले लिया। तभी एक्रॉयड का सचिव, जिसका नाम रेमंड था, हाथ में ढेर सारे कागज लिए सामने से गुजरा। उसने मुझसे पूछा, गुड इवनिंग डॉक्टर, क्या आप खाने पर आए हैं या ये पेशेवर मुलाकात है? ऐसा उसने मेरे हाथ में मेरे डॉक्टरी काले बैग को देखकर पूछा था। मैंने उसे बताया कि मुझे किसी भी समय एक डिलीवरी के लिए बुलावा आ सकता था, इसलिए मैं अपना बैग साथ लेकर आया था। रेमंड ने सिर हिलाया और मुझसे कहा, ड्राइंग रूम में चले जाइए, आपको रास्ता तो मालूम ही है। मुझे ये कागज मिस्टर एक्रॉयड को देने हैं और मैं उन्हें बता दूंगा कि आप आ गए हैं। रेमंड के आने पर पार्कर चला गया था, इसलिए अब हॉल में सिर्फ मैं ही था। मैंने अपनी टाई ठीक की और अपने ठीक सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो अंदर से एक खिड़की के बंद होने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। ठीक उसी समय मैं मिस रसेल से टकराते टकराते बचा, जो अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं, जैसे कहीं से दौड़ते हुए आई हो। मैं शायद कुछ देर पहले आ गया हूं, मैंने कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, 7:30 बज चुके हैं डॉक्टर शेपर्ड। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि आज आप खाने पर आने वाले हैं। मिस्टर एक्रॉयड ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, मिस रसेल ने कहा। उसके बोलने के अंदाज से न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वहां आना उसे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि इस बात का क्या कारण हो सकता था। मैंने उससे यूं ही पूछा, तुम्हारे घुटने का क्या हाल है? काफी कुछ वैसा ही है डॉक्टर, अब मुझे चलना चाहिए। मिसेज एक्रॉयड आने वाली ही होंगी। मैं तो यहां बस यही देखने आई थी कि फूलदान में फूल ठीक से लगे हैं या नहीं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चली गई। मैं खिड़की के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी कि उसे कमरे में अपनी मौजूदगी की सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ी। यही सोचते हुए मैंने खिड़कियों की तरफ देखा। वे लंबी और फ्रांसीसी स्टाइल की थीं, जो टेरेस पर खुलती थीं। इसलिए जो आवाज मैंने सुनी थी वो यकीनन इन खिड़कियों के बंद किए जाने की आवाज नहीं हो सकती थी। मैं काफी देर तक यही सोचने की कोशिश करता रहा कि आखिर वो आवाज किस चीज की हो। क्या आग पर चटकते कोयलों की आवाज? नहीं, वो उस किस्म की आवाज तो नहीं थी। किसी मेज की दराज के बंद किए जाने की आवाज? नहीं, वो भी नहीं थी। फिर मेरी नजर अचानक सामने रखी सिल्वर टेबल पर पड़ी। उसका ढक्कन ऊपर की तरफ खुलता है और उसके कांच के अंदर से उसमें रखी चीजों को देखा जा सकता है। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसमें रखी चीजों को देखने लगा। वहां 1-2 पुराने चांदी के सामान के नमूने थे। किंग चार्ल्स का एक बच्चों वाला जूता, जेड नामक पत्थर की बनी कुछ चीनी कलाकृतियां और काफी सारे अफ्रीकी औजार। जेड की एक खूबसूरत कलाकृति को पास से देखने के इरादे से मैंने वो ढक्कन उठाया। मेरी उंगलियों से सरक कर वो गिर गया। मैंने फौरन ही उस आवाज को पहचान लिया जो मैंने सुनी थी। वो इसी मेज के ढक्कन के धीरे से और सावधानी से बंद किए जाने की आवाज थी। मैंने अपनी तसल्ली के लिए 1-2 बार फिर से उसे खोला और बंद किया। फिर मैंने ढक्कन को खोला ताकि अंदर रखे सामान को नजदीक से देख सकूं। मैं अभी उन चीजों को देख ही रहा था जब फ्लोरा एक्रॉयड कमरे में दाखिल हुई। काफी सारे लोग
फ्लोरा एक्रॉयड को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी सब उसकी तारीफ जरूर करते हैं। उसकी पहली चीज जो सबका ध्यान खींचती है वो है उसका दूधिया गोरा रंग। उसके बाल हल्के सुनहरी हैं, आंखें नीली हैं और त्वचा मलाई जैसी गुलाबों के रंग की है। फ्लोरा आगे बढ़कर मेरे नजदीक आ खड़ी हुई और मुझसे बातें करने लगी। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझसे पूछा, आपने अभी तक मुझे बधाई नहीं दी डॉक्टर शेपर्ड, क्या आपने सुना नहीं? इतना कहकर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी उंगली में एक बहुत ही खूबसूरत मोती जड़ी अंगूठी थी। आपको पता है, रॉल्फ से मेरी शादी होने वाली है। अंकल रॉजर बहुत खुश हैं। इससे सब कुछ परिवार के अंदर ही रहता है। प्यारी फ्लोरा, मैंने कहा, मुझे उम्मीद है तुम बहुत खुश रहोगी। फ्लोरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी सगाई हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उसकी घोषणा कल ही हुई। क्रॉस स्टोन्स वाला जो मकान है उसकी मरम्मत करा के अंकल रॉजर हमें रहने के लिए दे देंगे और हम वहां रहकर खेती बाड़ी करने का दिखावा करेंगे। और असल में सर्दियों में हम शिकार खेलेंगे, मौसम बदलने पर शहर की सैर करेंगे और उसके बाद समुंदर में नौका विहार करेंगे। मुझे समुंदर बहुत पसंद है और हाँ, मुझे चर्च के मामलों में भी बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं सारी सभाओं में भाग लूंगी। ठीक उसी समय मिसेस एक्रॉयड तेजी से अंदर आई। मुझे मिसेस एक्रॉयड कतई पसंद नहीं है। उनमें सिर्फ जंजीरें, दांत और हड्डियां दिखाई देती हैं। बड़ी ही अरुचिकर महिला हैं। उनकी आंखें हल्की नीली हैं। मैं फ्लोरा को खिड़की के पास छोड़कर मिसेस एक्रॉयड के पास गया। हाथ मिलाने के नाम पर उन्होंने कुछ हड्डियां और अंगूठियां मेरे हाथ में थमा दी और फिर बड़े ही जोश से मुझसे बात करने लगी। क्या मैंने फ्लोरा की सगाई के बारे में सुना था? ये हर लिहाज से कितनी मुनासिब थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार करने लगे थे। कितनी बेमिसाल जोड़ी थी। वो इतना सांवला था और ये इतनी गोरी थी। डॉक्टर शेपर्ड, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक मां के दिल को इस बात से कितनी तसल्ली मिली है। आप तो रॉजर के इतने पुराने दोस्त हैं। हम जानते हैं वो आपकी राय की कितनी कद्र करता है। सेसिल की विधवा होने के नाते मेरे सामने तो कितनी मुश्किलें हैं, इतने सारे झंझट बखेड़े। आप तो जानते ही हैं वो सब। मुझे पूरा यकीन है कि रॉजर बेचारी फ्लोरा के लिए कुछ इंतजाम करना चाहता है, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं वो पैसे को लेकर थोड़ा सतर्क रहता है। अगर आप इस मामले पर उससे कुछ बात कर लें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। फ्लोरा आपको इतना पसंद करती है। वैसे तो हम आपको बस 2 साल से ही जानते हैं, लेकिन आप हमें बहुत ही पुराने दोस्त जैसे लगते हैं। मिसेस एक्रॉयड का यह भाषण बीच में ही रुक गया जब एक बार फिर से ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। मुझे इस रुकावट पर बहुत खुशी हुई। फ्लोरा के लिए कोई बंदोबस्त करने के बारे में एक्रॉयड से कुछ भी कहने सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आप मेजर ब्लंट को तो जानते हैं ना डॉक्टर? हाँ हाँ, यकीनन जानता हूं, मैंने कहा। हेक्टर ब्लंट के नाम से अधिकतर लोग परिचित हैं। उसने ऐसी ऐसी जगहों पर जंगली जानवर मारे हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और इतनी तादाद में मारे हैं जितने शायद ही आज तक किसी ने मारे होंगे। एक्रॉयड से उसकी इतनी दोस्ती क्यों है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं। हेक्टर ब्लंट शायद एक्रॉयड से 5-6 साल छोटा होगा। उनकी दोस्ती उनकी जवानी के दिनों में हुई थी और बाद में उनके रास्ते एकदम अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी वैसे की वैसी ही है। लगभग 2 साल में एक बार ब्लंट 15 दिन के लिए फर्नली जरूर आता है और फर्नली पार्क में घुसते ही बहुत सारे सींगों वाले एक जंगली जानवर का जो सिर सबको नजर आता है वो उन दोनों की दोस्ती की ही निशानी है। ब्लंट धीमी चाल से कमरे में दाखिल हुआ। वो मझोले कद का आदमी है, हट्टा कट्टा और तगड़ी काठी वाला। धूप में तप तप कर उसका चेहरा एकदम गहरे रंग का हो गया है। उसकी आंखें सलेटी रंग की हैं। वो बहुत कम बोलता है और जो कुछ भी बोलता है वो एक झटके से कहता है, मानो कोई जबरदस्ती उससे वो शब्द कहलवा रहा हो। कमरे में आकर उसने मेरा अभिवादन किया
और एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे देखकर फ्लोरा ने कहा, मेजर ब्लंट, मेरी इच्छा है कि आप मुझे इन अफ्रीकी चीजों के बारे में बताएं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मालूम होगा ये सब क्या है। मैंने सुना है कि लोग हेक्टर ब्लंट को औरतों से नफरत करने वाला कहते हैं, लेकिन ये देखकर मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही कि वो फ्लोरा के पास सिल्वर टेबल के सामने इतनी तेजी और फुर्ती के साथ पहुंचा जिसे उत्साह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। दोनों साथ साथ मेज के ऊपर झुक गए। कुछ ही देर बीती होगी कि पार्कर ने भोजन के लिए आवाज दी। मेज पर मैं मिसेस एक्रॉयड और फ्लोरा के बीच बैठा था। ब्लंट मिसेस एक्रॉयड के दूसरी तरफ था और जेफरी रेमंड उसकी बगल में। खाने के दौरान एक अजीब तरह की उलझन का माहौल था। साफ दिखाई दे रहा था कि एक्रॉयड किसी चिंता में घिरा हुआ है। वो काफी दुखी नजर आ रहा था और उसने शायद ही कुछ खाया होगा। फ्लोरा भी कुछ बुझी बुझी सी बैठी थी और ब्लंट ने भी फिर से अपनी चुप्पी ओढ़ ली थी। खाने के तुरंत बाद एक्रॉयड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर अपनी स्टडी में ले गया। चलो शेपर्ड, एक एक कॉफी पीते हैं। मैंने रेमंड से कह दिया है कि वो ख्याल रखे कि हमें कोई परेशान न करे, उसने मुझसे कहा। स्टडी में पहुंचकर वो 1-2 मिनट आगे पीछे टहलता रहा। जैसे ही पार्कर कॉफी लेकर आया, वो एक हत्थे वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका अध्ययन कक्ष काफी आरामदेह था। एक दीवार पर अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। कुर्सियां बड़ी बड़ी थीं और गहरे नीले रंग के चमड़े से मढ़ी थीं। एक गोल मेज पर कुछ पत्रिकाएं और अखबार रखे थे। कॉफी लेते हुए एक्रॉयड ने कहा, हाल में खाने के बाद होने वाला वो दर्द मुझे फिर से होने लगा है। तुमने मुझे जो गोलियां दी थी वो थोड़ी और दे देना। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा दिखाना चाहता था कि हम उसके इलाज के बारे में बात कर रहे थे। मैंने भी वैसा ही दिखावा किया। मैं अपने साथ अपना बैग लेकर आया हूं। दवाइयां मेरे बैग में हैं, मैं लेकर आता हूं, मैंने कहा। लेकिन एक्रॉयड ने मुझे रोक लिया। तुम क्यों तकलीफ करते हो? पार्कर ले आएगा। पार्कर, डॉक्टर शेपर्ड का बैग ले आओ। जी बहुत अच्छा, इतना कहकर पार्कर बाहर चला गया। मैं कुछ बोलने को हुआ, लेकिन एक्रॉयड ने मुझे रोक दिया। अभी नहीं, रुको। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरी नसों की ऐसी हालत है कि मैं बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रख पा रहा हूं? यह तो मुझे पहले ही साफ दिखाई दे रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब आशंकाएं उठने लगीं। एक्रॉयड ने फिर से कहा, जरा ये चेक करो कि खिड़की कहीं खुली तो नहीं है। मैं हैरानी से खिड़की के पास गया। वो फ्रांसीसी स्टाइल की नहीं बल्कि एक आम खिड़की थी। उस पर मखमल के भारी नीले रंग के पर्दे पड़े थे, लेकिन खिड़की ऊपर से खुली हुई थी। मैं अभी खिड़की पर ही खड़ा था जब पार्कर मेरा बैग लेकर कमरे में आया। लो, हो गया, मैंने वापस आते हुए कहा। क्या तुमने चिटखनी लगा दी है? हां हां, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है एक्रॉयड? पार्कर के बाहर निकलते ही मैंने एक्रॉयड से पूछा। जवाब देने से पहले उसने एक पल सोचा, फिर धीरे धीरे कहा, मैं नरक में हूं। उन गोलियों को छोड़ो, वो तो मैंने सिर्फ पार्कर को सुनाने के लिए कहा था। ये नौकर हर वक्त कान लगाए रखते हैं। तुम यहां आओ और बैठो। दरवाजा बंद है ना? हां हां, बंद है। कोई हमारी बात नहीं सुन सकता, चिंता मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो शेपर्ड। कोई नहीं जानता कि पिछले 24 घंटों में मुझ पर क्या गुजरी है। अगर किसी आदमी का घर खुद उसके सामने गिरकर खंडर बन जाए तो समझो बस मेरा वही हाल है। रॉल्फ का ये मामला उसका आखिरी तिनका है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि उस बारे में क्या करूं और मुझे फैसला जल्दी ही लेना है। लेकिन परेशानी क्या है? मैंने पूछा। एक्रॉयड 1-2 मिनट खामोश रहा। फिर उसने दबी आवाज में कहा, शेपर्ड, एशली फेरर्स की आखिरी बीमारी में तुम ही ने उसका इलाज किया था ना? हां, मैंने ही किया था, मैंने कहा। क्या कभी तुम्हें ये शक हुआ, ये ख्याल तुम्हारे मन में आया कि हो सकता है उसे जहर दिया गया हो? मैं कुछ पल चुप रहा।
फिर मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मुझे क्या कहना है। रॉजर एक्रॉयड कैरोलिन नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगा। उस समय मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं था, लेकिन कैरोलिन की बातें सुन सुनकर यह ख्याल मेरे दिमाग में बैठ गया है और तब से मैं इसे निकाल नहीं पाया हूं। लेकिन यह बात पक्की है कि इस शक को पुख्ता करने के लिए मेरे पास कोई बुनियाद नहीं है। एक्रॉयड ने भारी स्वर में कहा, उसे जहर दिया गया था। किसने दिया था? मैंने तीखी आवाज में पूछा। उसकी पत्नी ने। तुम्हें यह बात कैसे मालूम है? उसने खुद मुझे बताया। कब? कल। हे भगवान, कल। ऐसा लगता है 10 साल पहले। तुम समझ रहे हो ना शेपर्ड, मैं ये बात भरोसे के साथ तुम्हें बता रहा हूं। ये बात इससे आगे नहीं जानी चाहिए। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मैं ये सारा बोझ अकेले नहीं उठा सकता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? मैंने कहा। मिसेस फेरर्स ने यह बात तुमसे कैसे और कब कबूल की? बात यह है कि 3 महीने पहले मैंने मिसेस फेरर से कहा था कि वो मुझसे शादी कर लें। उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे दोबारा पूछा और इस बार वे राजी हो गईं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सगाई की घोषणा हम तब करेंगे जब उनके पति की मौत के शोक का 1 साल पूरा हो जाए। कल मैं उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें कहा कि उनके पति को गुजरे 1 साल और 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब सगाई के बारे में सबको बता देने में कोई समस्या नहीं है। मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि उनका रंग ढंग कुछ अजीब सा हो गया था। मेरे इतना कहते ही वे जैसे टूट गईं। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, अपने जानवर जैसे पति से अपनी नफरत के बारे में, मुझसे अपने प्यार के बारे में, और वो भयानक कदम जो उन्होंने उठाया था, जहर जो उन्होंने अपने पति को खुद अपने हाथों से दिया था। हे भगवान, ये तो सोची समझी हत्या थी। एक्रॉयड के चेहरे पर घृणा और आतंक के भाव मुझे साफ नजर आ रहे थे। मिसेस फेरर्स ने भी यही भाव देखे होंगे। एक्रॉयड उन महान प्रेमियों में से नहीं है जो प्रेम के लिए सब कुछ माफ कर देते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, मिसेस फेरर्स ने मेरे सामने सब कबूल कर लिया, लेकिन एक और आदमी था जो इस सारी बात को जानता था और भारी रकम के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसी तनाव ने उन्हें बिल्कुल पागल जैसा कर दिया था। कौन था वो आदमी? मैंने पूछा। अचानक मेरी आंखों के सामने रॉल्फ पैटन और मिसेस फेरर्स की तस्वीर घूम गई, साथ साथ चलते हुए, उनके सिर एक दूसरे के इतने नजदीक। मेरा दिल एक पल के लिए चिंता से धड़का। कहीं वो रॉल्फ पैटन तो नहीं? मैंने मन ही मन सोचा। एक्रॉयड ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे उसका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मुझे ये लगा कि वो आदमी मेरे अपने घर का ही कोई है। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जरूर कुछ गलत समझा होगा। तुमने उनसे कहा क्या? मैंने पूछा। मैं क्या कह सकता था? उन्होंने ये तो देख ही लिया था कि उनकी बात से मुझे कितना जबरदस्त धक्का लगा था। अब सवाल यह था कि इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। ये बात मुझे बताकर एक तरीके से उन्होंने मुझे भी इस घटना में शामिल कर लिया था। उन्होंने मुझसे 24 घंटे की मोहलत मांगी और उस समय के पूरे होने तक कुछ न करने का वादा लिया था। उन्होंने मुझे उस बदमाश का नाम भी नहीं बताया जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उन्हें शायद ये डर था कि मैं कहीं जाकर उसकी पिटाई ना कर दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि 24 घंटे गुजरने से पहले ही वे मुझे बता देंगी। लेकिन उस वक्त ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि वो क्या करने जा रही थी। आत्महत्या, और उनको इस दिशा में धकेलने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो एक्रॉयड। उनकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मिसेस फेरर्स तो मर चुकी हैं। अब मैं उस बदमाश को कैसे पकड़ूं जिसने उन्हें आत्महत्या की तरफ धकेला है? उन्हें तो अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन अब इस बदमाश को क्या हम यूं ही निकल जाने दें? ओह, यानी तुम उस ब्लैकमेलर को ढूंढ निकालना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है
कि इससे ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी? हाँ, मैंने इस बारे में सोचा है। मैं कल से लगातार यही सब सोच रहा हूं। शैतान को सजा देना तो जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आती तो हम इस बात को दबी ही रहने देंगे। उनकी तरफ से खबर नहीं आती क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह उन्होंने मरने से पहले मेरे लिए कोई संदेश जरूर छोड़ा होगा। मैंने नामे सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कोई चिट्ठी या संदेश नहीं छोड़ा। नहीं शेपर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने छोड़ा है, और ये भी कि आत्महत्या करते हुए उनके मन में ये चाहत जरूर रही होगी कि सारी बात खुले में आ जाए, उस आदमी से बदला लेने के लिए जिसने उनको मौत के कगार तक पहुंचा दिया। मैं कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजा खुला और पार्कर एक प्लेट में कुछ पत्र लेकर अंदर आया। उसने प्लेट एक्रॉयड को थमाते हुए कहा, सर, आज शाम की डाक। फिर उसने कॉफी के प्याले उठाए और चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद जब मैं एक्रॉयड की तरफ घूमा तो उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गया। वो हाथ में एक लंबे नीले लिफाफे को लिए ऐसे देख रहा था मानो पत्थर का हो गया हो। उसने दबी आवाज में कहा, ये उन्हीं की लिखावट है। वे कल रात ही इसे पोस्ट कर आई होंगी, आत्महत्या करने से पहले। उसने लिफाफा फाड़कर अंदर रखे कागज को निकाला। फिर उसने मुझसे दोबारा पूछा, तुमने पक्का वो खिड़की बंद कर दी है ना? हाँ, बिल्कुल पक्का। क्यों, क्या हुआ? आज शाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, मेरी जासूसी कर रहा है। यह आवाज कैसी है? वो तेजी से मुड़ा, साथ ही मैं भी। हम दोनों को ऐसा लगा कि दरवाजा हल्के से हिला था। मैंने दरवाजे तक जाकर उसे खोला। वहां कोई नहीं था। मेरे वापस आने पर एक्रॉयड ने उस कागज को खोला और धीमी आवाज में पत्र को पढ़कर सुनाना शुरू किया। मेरे प्यारे रॉजर, जान की कीमत जान से ही चुकाई जा सकती है। आज दोपहर मैंने तुम्हारे चेहरे पर यह बात साफ साफ लिखी देखी थी। इसलिए अब मेरे लिए एक ही रास्ता खुला है और मैं उसी रास्ते पर जा रही हूं। उस आदमी को सजा देने का काम मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूं, जिसने पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने तुम्हें उसका नाम आज दोपहर को नहीं बताया था, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताना चाहती हूं। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, ना ही कोई नजदीकी रिश्तेदार जिस पर कोई आंच आएगी, इसलिए बदनामी की फिक्र मत करना, और अगर हो सके तो मेरे अपराध के लिए मुझे माफ कर देना। एक्रॉयड चिट्ठी का अगला पन्ना उलटने वाला था, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। माफ करना शेपर्ड, लेकिन मुझे इसे अकेले में पढ़ना है। यह सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। उसने चिट्ठी को बंद करके लिफाफे में डाल दिया और लिफाफे को वापस मेज पर रख दिया। अरे, अभी इसे पढ़ने में क्या हर्ज है? मैं उत्सुकता के मारे मरा जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ जोर देते हुए कहा, तुम इसे अभी क्यों नहीं पढ़ते? एक्रॉयड ने कुछ हैरानी से मुझे घूरा। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़कर मुझे सुनाओ, लेकिन जब तक मैं यहां हूं इसे पूरा पढ़ तो लो। एक्रॉयड ने ना में सिर हिला दिया। नहीं, मैं रुकना पसंद करूंगा। अच्छा, कम से कम उस आदमी का नाम तो पढ़ लो, मैंने कहा। लेकिन एक्रॉयड बुनियादी तौर पर काफी जिद्दी किस्म का आदमी है। जितना अधिक किसी काम को करने के लिए उस पर जोर डाला जाए, उतना ही उसके अंदर ना करने का संकल्प उसमें बढ़ता जाता है। मेरी सारी दलीलें बेकार साबित हुईं। चिट्ठी 9 बजने में 20 मिनट पर लाई गई थी। जब मैंने उससे विदा ली तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। पत्र तब भी बिना पढ़ा रखा था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर पीछे की ओर मुड़कर देखा और सोचा कि मैंने कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं बाहर निकला और अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। पार्कर को नजदीक ही खड़े देख मैं चौंका। वो कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था, और तभी मेरे दिमाग में अचानक ये विचार आया कि शायद वो दरवाजे के पास कान लगाए खड़ा था।
उसकी आंखों में एक अजीब सा काइयापन था। मैंने ठंडे स्वर में उससे कहा, मिस्टर एक्रॉयड की खास तौर पर यह इच्छा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और उन्होंने मुझे तुम्हें यह कहने के लिए कहा है। जी ठीक है सर, लेकिन मुझे लगा था कि शायद घंटे की आवाज आई थी, इसलिए मैं यहां आया था। ये इतना सफेद झूठ था कि मैंने इसका जवाब देने की भी कोशिश नहीं की। मेरे आगे आगे हॉल में जाकर पार्कर ने ओवरकोट पहनने में मेरी मदद की और मैं बाहर निकल गया। जब मैं लॉज के फाटक से बाहर निकल रहा था तो गांव के चर्च की घड़ी ने 9 का घंटा बजाया। मैं बाईं तरफ वाले रास्ते पर घूम गया और तभी दूसरी तरफ से आते आदमी से टकराते टकराते बचा। उस अजनबी ने मुझसे पूछा, क्या फर्नली पार्क का रास्ता यही है? मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने अपनी टोपी को आंखों पर झुका रखा था और उसके कोट का कॉलर खड़ा था। उसके चेहरे का थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देखने में वो जवान आदमी लग रहा था। उसकी आवाज रूखी और अनपढ़ों जैसी थी। यही लॉज का फाटक है, मैंने कहा। धन्यवाद, मैं इस इलाके में अजनबी हूं। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। जब मैंने मुड़कर उसे देखा तो वो लॉज के फाटक को पार कर चुका था। अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज मुझे किसी परिचित व्यक्ति की याद दिला रही थी, लेकिन किसकी ये मुझे याद नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद मैं घर वापस पहुंच गया। कैरोलिन को इस बात की बड़ी उत्सुकता थी कि मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया था। उसे संतुष्ट करने के लिए मैंने यूं ही कोई मनगढ़ंत बातें बना दी। 10 बजे के करीब मैं उठा और सोने के लिए चल दिया। यह शुक्रवार की रात थी और शुक्रवार की रात को मैं घड़ियों में चाबी देता था। मैंने हमेशा की तरह अपना यह काम पूरा किया और कैरोलिन ने सारे घर में घूमकर यह तसल्ली की कि नौकरों ने कमरों और रसोई को ठीक से बंद कर दिया है या नहीं। 10:15 बजे थे जब हम सीढ़ियों से ऊपर गए। मैं अभी ऊपर पहुंचा ही था कि मैंने नीचे हॉल में टेलीफोन की घंटी बजते सुनी। कैरोलिन ने फौरन कहा, यह मिसेस बेट्स का फोन होगा। शायद, मैंने कुछ अफसोस से कहा। तेजी से सीढ़ियां उतरकर मैंने रिसीवर उठाया। क्या? मैं फौरन आता हूं। मैं लपकता हुआ ऊपर गया, अपना बैग उठाया और उसमें कुछ पट्टियां और कुछ और जरूरी सामान रख लिया। फिर मैंने चिल्लाकर कैरोलिन को बताया। फर्नली पार्क से पार्कर का फोन था। उन लोगों ने अभी अभी देखा है कि रॉजर एक्रॉयड का कत्ल हो गया है। अध्याय 5। मैंने पलक झपकते कार निकाली और तेजी से फर्नली पहुंचा। कूदकर बाहर निकलते हुए मैंने बड़ी बेचैनी से घंटी बजाई। दरवाजा खोलने में कुछ देरी हुई और मैंने फिर से घंटी पर उंगली रख दी। तभी मुझे कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी और एक पल के बाद अपने भावहीन चेहरे के साथ पार्कर वहां खड़ा नजर आया। मैं तेजी से उसके पास से गुजरते हुए हॉल में दाखिल हुआ और मैंने तीखी आवाज में पूछा, कहाँ हैं वे? माफ कीजिएगा डॉक्टर। कौन? तुम्हारे मालिक मिस्टर एक्रॉयड। खड़े खड़े इस तरह मुझे घूर क्या रहे हो? क्या तुमने पुलिस को खबर की है? पुलिस सर? क्या आपने पुलिस कहा? पार्कर ने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे मैं कोई भूत हूं। तुम्हें हुआ क्या है पार्कर? अगर जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे मालिक की हत्या हो गई है तो। मालिक की हत्या? असंभव है सर। अब घूरने की बारी मेरी थी। क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया मुश्किल से 5 मिनट पहले और मुझे यह बताया कि मिस्टर एक्रॉयड को कत्ल कर दिया गया है? मैंने सर? नहीं, मैं तो ऐसा करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह सब धोखेबाजी है, कि मिस्टर एक्रॉयड को असल में कुछ नहीं हुआ है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन क्या फोन करने वाले आदमी ने मेरा नाम लिया था? मैं तुम्हें सारी बात सही सही बताता हूं जो मैंने सुना था। जिस आदमी ने मुझे फोन किया उसने मुझसे पूछा कि क्या आप डॉक्टर शेपर्ड बोल रहे हैं? मैं पार्कर बोल रहा हूं, फर्नली का बटलर। क्या आप फौरन यहां आएंगे? मिस्टर एक्रॉयड की हत्या हो गई है। पार्कर और मैंने एक दूसरे को भावरहित ढंग से देखा। आखिरकार उसने सदमे से भरी आवाज में कहा, ये जिसने भी किया है ये बहुत ही बुरा मजाक है सर। जरा सोचिए भला, उसने कैसी बात कही है? मिस्टर एक्रॉयड हैं कहां? अचानक मैंने पूछा। मेरे ख्याल से तो स्टडी में ही होंगे।
महिलाएं सभी सोने चली गई हैं और मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड बिलियर्ड रूम में हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक बार झांक कर पल भर के लिए उन्हें देख लेना चाहिए, मैंने कहा। मैं जानता हूं कि वे चाहते थे कि कोई उन्हें दोबारा परेशान ना करे, लेकिन इस अजीब से मजाक ने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं बस तसल्ली कर लेना चाहता हूं कि वे ठीक तो हैं। आप ठीक कहते हैं सर, इस बात ने तो खुद मुझे भी बेचैन कर दिया है। अगर आपको अपने साथ दरवाजे तक मेरे चलने पर कोई एतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, चलो। मैं दाएं तरफ के दरवाजे से होकर अंदर गया। पार्कर ठीक मेरे पीछे था। मैंने उस छोटी सी लॉबी को पार किया जहां एक छोटा सा जीना ऊपर एक्रॉयड के सोने के कमरे तक जाता था। फिर मैंने स्टडी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। 1 मिनट रुकिए सर, पार्कर ने कहा। फिर वो बड़ी फुर्ती के साथ एक घुटना टेक कर झुका और उसने अपनी आंख ताले के छेद से सटा दी। फिर उठते हुए बोला, चाबी तो दरवाजे में लगी है सर, अंदर की तरफ से। मिस्टर एक्रॉयड ने जरूर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया होगा और फिर सो गए होंगे। मैंने झुककर पार्कर की बात की पुष्टि की। फिर मैंने कहा, वैसे तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी पार्कर, मैं तुम्हारे मालिक को जगाने जा रहा हूं। बिना उनके मुंह से ये सुने कि वे बिल्कुल ठीक हैं, मुझे घर जाने में संतोष नहीं होगा। इतना कहकर मैंने हैंडल खड़काया और जोर से आवाज दी, एक्रॉयड, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर पार्कर से कहा, मैं नहीं चाहता कि घर के सभी लोग जाग जाएं। पार्कर ने जाकर बड़े हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जहां से हम आए थे। मेरे ख्याल से अब ठीक रहेगा सर। बिलियर्ड रूम मकान की दूसरी तरफ है और वहीं पर रसोई घर और महिलाओं के सोने के कमरे भी हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने एक बार और जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और झुककर चाबी के छेद से चिल्लाकर कहा, एक्रॉयड, एक्रॉयड, मैं शेपर्ड हूं, मुझे अंदर आने दो। अब भी अंदर पूरी तरह खामोशी थी। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। पार्कर और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, देखो पार्कर, मैं ये दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूं, या यूं समझो कि हम दोनों तोड़ने जा रहे हैं। जिम्मेदारी सारी मेरे सर पर होगी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है सर, पार्कर ने कुछ संदेह भरे स्वर में कहा। हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूं। मुझे मिस्टर एक्रॉयड के बारे में बहुत चिंता हो रही है। मैंने उस छोटी सी लॉबी में नजर दौड़ाई और फिर बलूत की लकड़ी की एक भारी कुर्सी उठा ली। पार्कर और मैंने मिलकर उसे थामा और फिर चक्का लगाने के लिए आगे बढ़े। 1, 2, 3 बार हमने उससे ताले को टक्कर मारी। तीसरे धक्के में दरवाजा खुल गया और हम लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए। एक्रॉयड बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था जैसे मैं उसे हैंडल वाली कुर्सी में बैठा छोड़ गया था। उसका सिर एक तरफ को ढुलका हुआ था और उसके कोट के कॉलर के ठीक नीचे मुड़ी हुई धातु का एक चमकता हुआ हिस्सा नजर आ रहा था। पार्कर और मैं आगे बढ़कर उसके पास पहुंचे और मैंने बटलर को एक झटके से सांस खींचते हुए सुना, पीछे से चाकू भौंका गया है, ये बहुत ही भयानक है। वो धीरे से बुदबुदाया। उसने रुमाल से माथा पोंछा और हिचकते हुए अपना एक हाथ कटार की तरफ बढ़ाया। मैंने तुरंत तीखी आवाज में उसे टोका, तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए। फौरन जाकर पुलिस स्टेशन फोन करो, उन्हें बताओ कि यहां क्या हुआ है, फिर मिस्टर रेमंड और मेजर ब्लंट को बताओ। ठीक है सर। अपने माथे से पसीने को पोंछता हुआ पार्कर तेजी से वहां से चला गया। मैंने जो थोड़ा बहुत करना था वो किया। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि मैं उसके शरीर को बिल्कुल ना हिलाऊं और कटार को भी हाथ न लगाऊं। उसे हिलाने से अब कुछ हल नहीं होने वाला था। साफ दिखाई दे रहा था कि एक्रॉयड को मरे कुछ समय हो चुका था। फिर मैंने बाहर उस युवक रेमंड की दहशत भरी, विश्वास न करती हुई सी आवाज सुनी, क्या कहते हो? असंभव! कहां है डॉक्टर? वो रंग उड़े चेहरे के साथ दरवाजे में दिखाई दिया, फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके साथ से गुजरकर हेक्टर ब्लंट कमरे में दाखिल हुआ। हे भगवान, तो ये सच है? रेमंड ने ब्लंट के पीछे से कहा। ब्लंट कुर्सी तक बढ़ता चला आया। वो लाश पर झुका और मुझे लगा कि पार्कर की तरह वो भी कटार की मूठ को पकड़ने जा रहा था। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे पीछे खींच लिया। फिर मैंने उसे समझाया,
यहां से कुछ भी हिलाया नहीं जाना चाहिए। पुलिस को सारी सिचुएशन को ठीक इसी तरह देखना चाहिए जैसे कि वो अभी है। ब्लंट ने फौरन मेरी बात समझकर हाँ में सिर हिलाया। जेफरी रेमंड अब तक हमारे पास आ खड़ा हुआ था और ब्लंट के पीछे खड़ा होकर लाश को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह बहुत ही भयंकर है। वो फिर से शांत हो गया था, लेकिन जब उसने अपनी नाक से वो छोटा सा चश्मा उतारा जिसे वो पहने रहता था और जब उसने उसे पोंछा तो उसके हाथ कांप रहे थे। लगता है शायद वो चोरी के इरादे से आया होगा, उसने कहा। लेकिन वो आदमी अंदर आया कैसे? खिड़की से? क्या कोई चीज गायब है? मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल से ये चोरी का मामला है? और क्या होगा? मेरे ख्याल में आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं है, मैंने भरोसे के साथ कहा। कोई आदमी अपने आप को इस तरह से चाकू नहीं मार सकता। ये बिना शक हत्या ही है। लेकिन आखिर हत्यारे का उद्देश्य क्या था? ब्लंट ने धीरे से कहा, रॉजर का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं था। ये जरूर कोई चोर ही होगा। लेकिन चोर था किस चीज के पीछे? यहां से कुछ भी तो हिलाया डुलाया नहीं गया है। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। रेमंड अब भी मेज पर रखे कागजों को ठीक ठाक कर रहा था। आखिरकार उसने टिप्पणी की, यहां से कुछ भी गायब हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है और किसी भी दराज के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सब कुछ बहुत ही रहस्यमय है। ब्लंट ने धीरे से अपने सिर को हिलाया। फिर उसने कहा, यहां फर्श पर कुछ चिट्ठियां पड़ी हैं। मैंने नीचे देखा। 3 या 4 पत्र अब भी वहीं पड़े थे जहां एक्रॉयड ने कुछ समय पहले उन्हें गिराया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिसेस फेरर्स की चिट्ठी वाला वो नीला लिफाफा वहां से गायब हो गया था। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसी समय घर में घंटी की आवाज गूंजती चली गई। हॉल में तेज आवाजों की गडमड सुनाई दी और फिर पार्कर हमारे इलाके के इंस्पेक्टर और पुलिस के एक हवलदार के साथ वहां दिखाई दिया। इंस्पेक्टर ने खेद भरे स्वर में कहा, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। मिस्टर एक्रॉयड बड़े ही भले आदमी थे। बटलर का कहना है कि मामला हत्या का है। तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? दुर्घटना या आत्महत्या की कोई संभावना? जरा भी नहीं, मैंने कहा। इंस्पेक्टर आगे आकर लाश की बगल में खड़ा हो गया। क्या किसी ने इन्हें हिलाया है? सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि सांस चल रही है या नहीं। इसके अलावा मैंने शरीर को किसी भी तरह छेड़ा नहीं है। ओह, और हर चीज ये इशारा कर रही है कि हत्यारा साफ साफ निकल भागा है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने सावधानी से सारी परिस्थितियां उसे बताईं। क्या कहा आपने? आपको फोन पर संदेश मिला था बटलर से। ऐसा संदेश सर जो मैंने दिया ही नहीं, पार्कर ने गंभीरता से कहा। मैं पूरी शाम टेलीफोन के पास गया ही नहीं हूं। बाकी लोग भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि मैं वहां नहीं गया था। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या वो आवाज पार्कर की थी डॉक्टर? दरअसल वो बात ही ऐसी थी कि मैंने आवाज पर गौर ही नहीं किया। मैंने बस मान लिया कि वो पार्कर ही होगा। हाँ, ये तो कुदरती बात है। खैर, आप यहां आए, आपने दरवाजा तोड़ा और फिर मिस्टर एक्रॉयड को इस हालत में पाया। आपके ख्याल में उन्हें मरे हुए कितना समय हुआ होगा डॉक्टर? कम से कम आधा घंटा या शायद इससे कुछ ज्यादा, मैंने कहा। आपका कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की का क्या हाल था? मैंने खुद उसे मिस्टर एक्रॉयड के कहने पर शाम को बंद करके उसकी चिटकनी लगाई थी। इंस्पेक्टर खिड़की तक गया और पर्दे हटा दिए। इस समय तो यह खुली है, उसने कहा। खिड़की खुली थी और उसका नीचे का पल्ला पूरी तरह ऊपर को उठा हुआ था। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी बाहर की तरफ डाली। वो इसी रास्ते से गया है, ये पक्की बात है, उसने फैसला सुनाया। और आया भी यहीं से है, ये देखिए। टॉर्च की तेज रोशनी में जूतों के कई निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। वे उस किस्म के जूतों के लग रहे थे जिनके तलों में रबर के स्टड लगे होते हैं। एक साफ निशान अंदर की तरफ रुख किए हुए था और दूसरा उस पर थोड़ा चढ़ा हुआ बाहर की तरफ। इंस्पेक्टर ने कहा, यह बात शीशे की तरह साफ है। क्या कोई सामान चोरी गया है? जेफरी रेमंड ने नामे सिर हिला दिया। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। मिस्टर एक्रॉयड कभी कोई कीमती चीज इस कमरे में नहीं रखते थे। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा,
उस आदमी ने खुली खिड़की देखी, अंदर आया, मिस्टर एक्रॉयड को वहां बैठे देखा। शायद उन्हें नींद आ गई थी। आदमी ने उन्हें पीछे से चाकू भोंका, फिर घबरा गया और भाग गया, लेकिन वो अपने निशान साफ साफ छोड़ गया है। हमें उसे पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहां आसपास कोई संदिग्ध किस्म के लोग तो कहीं घूमते फिरते नजर नहीं आए। मुझे अचानक याद आया, हाँ, आज शाम मुझे एक आदमी मिला था जब मैं फाटक के बाहर जा रहा था। उसने मुझसे फर्नली पार्क का रास्ता भी पूछा था। उस समय क्या समय हुआ होगा? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी, उस टाइम 9 बजे थे। जब मैं फाटक से निकला तो मैंने घंटे की आवाज सुनी थी। क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? मैंने जहां तक हो सका उसका हुलिया बता दिया। इंस्पेक्टर बटलर की तरफ मुड़ा। इस हुलिये का कोई आदमी सामने के दरवाजे पर आया था? जी नहीं सर, पूरी शाम कोई नहीं आया, बटलर ने कहा। और पीछे की तरफ? लगता तो नहीं सर, लेकिन मैं पता करूंगा, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। नहीं, तुम रुको, मैं खुद पूछताछ करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मौत के समय को साफ साफ निश्चित कर लेना चाहता हूं। मिस्टर एक्रॉयड को आखिरी बार जिंदा कब देखा गया था? शायद मेरे द्वारा, मैंने कहा। जब मैं यहां से करीब 9 बजने में 10 मिनट पर चला था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे अकेले रहना चाहते हैं और कोई उन्हें तंग ना करे, और मैंने ये बात पार्कर को भी बताई थी। जी हां, ऐसा ही हुआ था सर, पार्कर ने कहा। मिस्टर एक्रॉयड 9:30 बजे तक निश्चित रूप से जिंदा थे, रेमंड ने बीच में कहा, क्योंकि मैंने अंदर उन्हें किसी से बातें करते सुना था। वे किससे बातें कर रहे थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय मुझे ये लगा था कि डॉक्टर शेपर्ड उनके साथ रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कागजों के बारे में सवाल करना चाहता था, लेकिन जब मैंने आवाजें सुनी तो मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि वे डॉक्टर शेपर्ड से बिना रोक टोक के बात करना चाहते थे, इसलिए मैं वापस चला गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डॉक्टर तो पहले ही जा चुके थे। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं 9:15 बजे तक घर पहुंच गया था। उसके बाद से घर से तब तक नहीं निकला जब तक मुझे वो फोन नहीं आया। 9:30 बजे कौन उनके पास रहा हो सकता है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। आप तो नहीं थे मिस्टर मेजर ब्लंट, मैंने कहा। मेजर हेक्टर ब्लंट? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसकी आवाज में आदर का पुट था। ब्लंट ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा ख्याल है कि हमने आपको पहले भी यहां देखा है सर, इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने एक पल के लिए आपको पहचाना नहीं था, लेकिन पिछले साल मई में आप मिस्टर एक्रॉयड के यहां रुके हुए थे। आज शाम 9:30 बजे मिस्टर एक्रॉयड के साथ आप तो नहीं थे? ब्लंट ने ना में सिर हिला दिया। डिनर के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा, उसने कहा। इंस्पेक्टर एक बार फिर रेमंड की तरफ मुड़ा। क्या अंदर हो रही बातों में से कुछ आपके कान में पड़ी थी सर? रेमंड ने कुछ सोचते हुए कहा। बस एक टुकड़ा मेरे कान में पड़ा था, और ये मानते हुए कि मिस्टर एक्रॉयड के साथ अंदर डॉक्टर शेपर्ड थे, वो बात मुझे खास तौर पर बड़ी अजीब लगी थी। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ठीक ठीक शब्द कुछ इस तरह थे। मिस्टर एक्रॉयड कह रहे थे, मेरी जेब पर हाल में इतना बोझ पड़ा है कि तुम्हारे अनुरोध को मानना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना सुनने के बाद मैं फौरन वहां से हट गया था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं सुना। लेकिन मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर शेपर्ड ना तो अपने लिए उधार मांगते हैं और ना दूसरों के लिए चंदा। उसकी बात मैंने पूरी की। पैसे की फरमाइश, इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा। हो सकता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग साबित हो। फिर वो बटलर की तरफ मुड़ा। तुमने कहा पार्कर कि आज शाम सामने के दरवाजे से होकर कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ था। जी हां, मैंने यही बताया सर। तो फिर ये तो करीब करीब पक्का ही लग रहा है कि मिस्टर एक्रॉयड ने ही इस अजनबी को अंदर आने दिया होगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपने विचारों में खो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। एक बात तो साफ है, मिस्टर एक्रॉयड 9:30 बजे जिंदा और ठीक थे। यही वो आखिरी समय है जब हमें उनके जिंदा होने के बारे में मालूम है। पार्कर ने हल्के से खांसकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। माफ कीजिए सर, मिस फ्लोरा ने उन्हें उसके बाद देखा था। मिस फ्लोरा? जी सर,
ये कोई 9:45 बजे की बात होगी। इसके बाद ही उन्होंने मुझसे कहा था कि मिस्टर एक्रॉयड को आज रात फिर कोई न छेड़े। क्या उन्होंने उस संदेशे के साथ मिस फ्लोरा को तुम्हारे पास भेजा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, मैं एक ट्रे में सोडा और विस्की लेकर आ रहा था। मिस फ्लोरा उसी वक्त कमरे से बाहर आ रही थीं। उन्होंने मुझे रोका और मुझे कहा कि उनके अंकल चाहते थे कि कोई उनके काम में दखल न दे। इंस्पेक्टर ने बटलर को बड़े ध्यान से देखा। लेकिन तुम्हें तो पहले ही बता दिया गया था कि मिस्टर एक्रॉयड नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें छेड़े। क्यों? ठीक है ना? पार्कर हकलाने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। जी सर, जी ऐसा ही था सर। और इसके बावजूद तुम फिर से कमरे के अंदर जा रहे थे? मैं भूल गया था सर। मतलब सर, मैं हमेशा इसी समय विस्की और सोडा लेकर आता हूँ सर, और ये पूछ लेता हूँ कि और कोई काम तो नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं रोज की तरह बिना सोचे शायद वही कर रहा था। पार्कर जिस ढंग से घबरा रहा था वो बहुत ही शक पैदा करने वाला था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, मुझे मिस एक्रॉयड से फौरन बात करनी है। फिलहाल इस कमरे को हम ठीक ऐसे ही छोड़ देंगे जैसा अभी ये है। जब मैं ये सुन लूं कि मिस एक्रॉयड का इस बारे में क्या कहना है, तब मैं यहां वापस आऊंगा। तब तक मैं इस खिड़की को बंद करके इसकी चिटखनी लगा देता हूं। ये काम पूरा करने के बाद वो सबसे आगे हॉल की तरफ बढ़ा। हम उसके पीछे पीछे थे। उस छोटे से जीने को देखकर वो एक पल के लिए ठिठका। फिर उसने हवलदार से कहा, जोन्स, तुम यहीं ठहरो तो ठीक होगा। किसी को उस कमरे में मत जाने देना। पार्कर ने फिर से उसे टोका। माफ कीजिएगा सर, अगर आप बड़े हॉल में खुलने वाला दरवाजा बंद कर दें तो कोई इस हिस्से में नहीं आ पाएगा। वो सीढ़ियां सिर्फ मिस्टर एक्रॉयड के सोने के कमरे और बाथरूम को जाती हैं। मकान के दूसरे हिस्से से इसमें कोई आना जाना नहीं है। कभी एक दरवाजा हुआ करता था, लेकिन मिस्टर एक्रॉयड ने उसे बंद करवा दिया था। उन्हें यह महसूस करना पसंद था कि उनका हिस्सा बिल्कुल अलग था। इंस्पेक्टर ने एक नज़र में ही सारी स्थिति देख समझ ली। जब हम बड़े हॉल में दाखिल हुए तो उसने दरवाजे को बंद करके चाबी अपनी जेब में डाल ली। फिर उसने धीमी आवाज में हवलदार को कुछ हिदायतें दी और हवलदार जाने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले मुझे मिस एक्रॉयड से बात करनी है। उन्होंने आखिरी बार अपने अंकल को जिंदा देखा है। क्या उन्हें यह बात बता दी गई है? रेमंड ने ना में सिर हिला दिया। खैर, 5 मिनट तक और उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वे मेरे सवालों के जवाब बेहतर तौर पर दे सकेंगी अगर उन्हें अपने अंकल की मौत के बारे में मालूम ना हो। उनसे ये कहो कि घर में चोरी हुई है और पूछो कि क्या वे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए नीचे आएंगी। रेमंड इस काम को करने के लिए चला गया। उसके वापस आने के कुछ पल बाद ही फ्लोरा सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। वो काफी चिंतित और उत्तेजित दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उससे कहा, देखिए मिस एक्रॉयड, हमारा ख्याल है कि यहाँ चोरी की कोशिश हुई है और हम आपकी मदद चाहते हैं। पार्कर ने हमें बताया है कि करीब 9:45 बजे आप अपने अंकल की स्टडी से बाहर आई थीं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, सही है। मैं अंकल को गुड नाइट कहने गई थी। और समय भी सही है? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन करीब यही समय रहा होगा। थोड़ा आगे भी हो सकता है। क्या आपके अंकल अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था? जी, वे अकेले थे। डॉक्टर शेपर्ड जा चुके थे। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि खिड़की खुली थी या बंद? मैं कुछ कह नहीं सकती। उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। ठीक। और आपके अंकल हमेशा की तरह ही बात कर रहे थे? जी, मेरे ख्याल से तो वैसे ही कर रहे थे। आप दोनों के बीच क्या बातें हुई? फ्लोरा एक पल के लिए रुकी, मानो अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर रही हो। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं अंदर गई और मैंने उनसे कहा, गुड नाइट अंकल, मैं सोने जा रही हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। उन्होंने हूँ में जवाब दिया और फिर कुछ इस तरह की बात की कि मैंने जो ड्रेस पहन रखा था उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने मुझसे जाने को कहा क्योंकि वे बहुत बिजी थे, इसलिए मैं वहां से चली आई। क्या उन्होंने खास तौर पर यह कहा था कि उन्हें छेड़ा ना जाए? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। उन्होंने कहा था, पार्कर से कह दो कि मुझे आज रात और कुछ नहीं चाहिए और वो मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। मैं पार्कर से दरवाजे के ठीक बाहर ही मिली और मैंने उसे अंकल का संदेश दे दिया था।
क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि क्या सामान चोरी गया है? इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। ये बात हम अभी पूरी तरह पता नहीं लगा पाए हैं। युवती की आंखें आशंका से चौड़ी हो गईं। क्या बात है? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? तभी अचानक हेक्टर ब्लंट फ्लोरा और इंस्पेक्टर के बीच आकर खड़ा हो गया। फ्लोरा ने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया और उसने उसे अपने दोनों हाथों में लेकर ऐसे थपथपाया मानो वो कोई बहुत छोटी बच्ची थी। वो भी उसकी तरफ ऐसे मुड़ी जैसे उसके धीर गंभीर व्यक्तित्व से उसे राहत और सुरक्षा का आश्वासन मिल रहा हो। ब्लंट ने धीरे से कहा, बुरी खबर है फ्लोरा, हम सब के लिए बुरी खबर। तुम्हारे अंकल रॉजर, उनकी मौत हो गई है। फ्लोरा हड़बड़ाकर पीछे को हटी। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थीं। कब? उसने दबी आवाज में कहा। तुम्हारे चले आने के थोड़ी देर बाद ही। ब्लंट का स्वर गंभीर था। फ्लोरा ने एक हाथ अपने गले की तरफ उठाया, हल्की सी चीख मारी और जैसे ही वो गिरने को हुई मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो बेहोश हो गई थी। ब्लंट और मैं उसे उठाकर ऊपर ले गए और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैंने ब्लंट से कहा कि वो मिसेस एक्रॉयड को जगाकर उन्हें ये बात बता दे। जल्दी ही फ्लोरा होश में आ गई और मैं उसकी माँ को उसके पास ये बताकर ले आया कि उन्हें उसके लिए क्या कुछ करना है। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा।